जय हिंद स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है जियोग्राफी। और आने वाली जितनी भी हमारी जियोग्राफी की वीडियोस होंगी उसमें हम हर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि बच्चों को उसे याद कैसे रखना है ताकि जब वो एग्जाम में बैठे उसको वो याद रहे, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी में डाटा बहुत सारा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियोस। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। देखिए, ज्योग्राफी जो टर्म है ओरिजिनली ये टर्म आज से कई हजार साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर हुए बच्चों जिनका नाम था एरास्टोथीन्स, इन्होंने दी। और एरास्टोथीन्स को ही बोला जाता है बच्चों फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, अब जियोग्राफी का मतलब क्या है, तो जियोग्राफी जनरली दो वर्ड से बना है, जियो और ग्राफी। तो अगर आपसे कोई सिंपल वर्ड्स में पूछना चाहे कि जियोग्राफी का मतलब क्या है, तो जियोग्राफी होती है स्टडी ऑफ अर्थ और अर्थ से रिलेटेड जो भी फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। अर्थ से रिलेटेड नदी नाले पहाड़ जो हैं, अर्थ के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है, ज्वालामुखी या वोल्केनो फट रहा है, अर्थ पे क्यों आ रहा है, जो ओशन होते हैं जिनको हम हिंदी में महासागर बोलते हैं वो अंदर से कैसे दिखते हैं, इन सबको जब हम स्टडी करते हैं उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ज्योग्राफी तीन अलग अलग टाइप की होती है। तो अगर आप बात करो टाइप्स ऑफ जियोग्राफी की, तो ज्योग्राफी की बच्चों जो सबसे पहली टाइप है वो है इंडियन ज्योग्राफी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी है फिजिकल ज्योग्राफी, और तीसरी है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इन तीनों ज्योग्राफीज को अगर मैं डिस्कस करूं और डिटेल में स्टडी करूं तो मुझे पता चलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए कौन है, इंडियन ज्योग्राफी। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है फिजिकल और थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम इसी सीक्वेंस में इनको करेंगे। पहले हम इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे, और क्योंकि हम सब इंडियन है तो हम बेसिकली इनके अंदर जो चीजें हम स्टडी करेंगे आधी से ज्यादा हम खुद को कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये तो मैंने सुना है। जैसे हम बात करेंगे किसी रिवर की यानी नदी की, आप कहोगे अच्छा इसको तो पता है मेरे को। किसी पहाड़ की तो आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। फिजिकल ज्योग्राफी बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आज से 10 साल पहले बहुत कम आती थी, बट पिछले 4 5 6 सालों में लगातार फिजिकल ज्योग्राफी से नए नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा समझना पड़ता है, इसमें हम अर्थ के ऊपर जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनको स्टडी करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस पिछले कुछ टाइम से कम हो गई। आप यूं समझिए जैसे जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन बढ़ने लगे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो उसके क्वेश्चन कम होने लगे। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया हम बच्चों शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। और इंडियन ज्योग्राफी को हम लगभग 10 15 वीडियोस में कवर करेंगे। कुछ वीडियोस जो है वो एक ही टॉपिक की अलग अलग होंगी, कुछ वीडियोस एक छोटे छोटे टॉपिक की होंगी जो सेम वीडियो में खत्म हो जाएंगे। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों उसका नाम है जियोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। जियोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को ना अलग अलग नाम से कई बार लिखते हैं। अगर आप इसको सिंपल समझना चाहें तो ये है बेसिक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की बेसिक जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो जो है बच्चों वो हम आज पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैप आपको याद होना चाहिए। याद रखिए अगर आप ज्योग्राफी को रट रहे हो, अब हम गड़बड़ पता है क्या करते हैं बच्चे, ज्योग्राफी को याद करेंगे बिना मैप के। याद रखिए ज्योग्राफी बिना मैप के पॉसिबल नहीं है। आपको मैप याद करना पड़ेगा, खासतौर पे अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया का मैप तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोस्तों इंडिया का ये वाला मैप याद कर लो ना काम चल जाएगा। 50% ज्योग्राफी आपके लिए खत्म है मान लीजिए। अब इसमें याद क्या करना है, देखिए इंडिया के अंदर स्टेट कौन कौन सी है, कहाँ पे है, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से है, आसपास वाटर बॉडी सी ओशन कौन कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैप आप जरूर याद कीजिए। आप इंटरनेट से ढूंढ के इसको प्रिंट करके अपनी दीवार पे लगाइए, अपनी कॉपी में लगाइए, बट आप प्लीज इस मैप को याद कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। अब थोड़ा सा बच्चों इंडिया के मैप के बारे में जो चीजें ध्यान करके ज्योग्राफी में याद रखनी होती है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, लोकेशन, कौन सी स्टेट कहां पर है। जैसे फॉर एग्जांपल
इसमें अगर हम देखें, ये बच्चों मध्य प्रदेश है। आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के एग्जैक्ट नीचे महाराष्ट्र, और राइट साइड में छत्तीसगढ़, और लेफ्ट साइड में गुजरात, ऊपर राजस्थान, और राइट साइड में ऊपर की तरफ यूपी है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होगा, हम बाय चांस कोई रिवर बनाएंगे, मान लीजिए एक और रिवर के एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई रिवर ऐसे बनाई। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, वो रिवर ऐसे बना दी और आपसे पूछता है ये रिवर किन स्टेट से पास नहीं हो रही, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा यहाँ तेलंगाना आंध्र प्रदेश है, इनसे तो होगी पास, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये मैप जरूरी है, और फिजिकल मैप हो या पॉलिटिकल मैप हो, कोई टेंशन नहीं है, बस मैप आपको आना चाहिए कि बेसिक लोकेशन स्टेट की कहाँ है, कौन सी स्टेट कहाँ पर है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया के बारे में एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले, इंडिया वर्ल्ड मैप पे कहां है। जैसे बच्चों आपने इस टाइप से ग्लोब देखा होगा। इस ग्लोब में बच्चों एक लाइन होती है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं बच्चों इक्वेटर। हिंदी में बोल देता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर के ऊपर वाली जो अर्थ है, इसको हम बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हिंदी में उत्तरी गोलार्ध। और इससे नीचे वाली जो ये वाली हिस्सा है, इसको हम बोल देते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें इंडिया इक्वेटर से ऊपर है कि इक्वेटर से नीचे है? ऊपर के नीचे? ऊपर। तो याद रखिए, इंडिया ऊपर की तरफ है कहीं यहाँ पे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए लाइन लिखी हुई है इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। डन है। उसके बाद इसी को मैं दोबारा एक बार हल्का सा बनाता हूं। एक लाइन बच्चों ऐसे भी है, वो लाइन थोड़ा सा दोबारा चेंज करके ठीक से बना देते हैं। तो मान लीजिए बच्चों ये बनाया, और एक लाइन यहां कहीं पे है, इस लाइन का नाम है बच्चों प्राइम मेरिडियन। ये भी बच्चों एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने ग्लोब के ऊपर बना रखी है। अब इस लाइन से जो इस तरफ का यानी ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध। और इसके जो लेफ्ट साइड का एरिया है, यानी ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पश्चिमी गोलार्ध। अब इंडिया ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है? अच्छा, ये जो प्राइम मेरिडियन है बच्चों, ये पास होती है ग्रीनविच से। इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी रखा हुआ है। तो इंडिया जो है वो ईस्ट की तरफ पड़ती है, यहाँ कहीं पे। तो इंडिया जो है वो अर्थ के ऊपर, अगर आप अर्थ का मैप बनाओगे या ग्लोब बनाओगे, उसमें नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ये आपको चीज मालूम होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज बच्चों है कि इंडिया का एरिया कितना, कितने एरिया में, क्षेत्रफल में इंडिया फैली हुई है। तो दोस्तों, इंडिया का जो टोटल एरिया है, वो अगर मैं मिलियंस में बात करूं, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर इसको आप सिंपल उसमें लिखोगे तो ये होगा करीब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और वैसे देखोगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब एक और क्वेश्चन आता है कि दुनिया में, हमें पता है अर्थ के ऊपर 70% एरिया में पानी है, 30% एरिया में लैंड है, यानी जमीन है। तो टोटल लैंड का कितना परसेंट इंडिया कवर करता है? तो वो एग्जैक्ट परसेंटेज कई बार एग्जाम में आती है, वो है 2.4%। तो अर्थ के ऊपर जितनी लैंड यानी जमीन है, उसका 2.4% इंडिया कवर करता है। और एरिया वाइज इंडिया सातवां सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया में। तो इंडिया जो है वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है दोस्तों पूरी दुनिया में, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम 7वें नंबर पे है तो सबसे बड़ा कौन है? हमसे बड़ा एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 6 देश हैं बच्चों। तो आपको इन 6 के 6 देश का पता होना चाहिए, आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ी सी मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप ये लिख रहे हो, आप ये देख रहे हो, तो साथ के साथ इंटरनेट पे जाइए, चेक कीजिए कि इंडिया से बड़े कौन कौन से देश है, और उनकी एक लिस्ट बनाइए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सेवंथ कंट्री की। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से बड़े कौन कौन है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि प्रेजेंटली 2026 में इंडिया में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 28 स्टेट कौन कौन से हैं, उनके नाम, उनकी कैपिटल का नाम क्या है, ये सारी बच्चों इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए।
सेम गोज फॉर यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन, मैप पे लोकेशन कहाँ है, उनकी कैपिटल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक और बच्चों इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इंडियन मेन लैंड lies between latitude 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 27 minute east to 97 degree 25 minute east। अब ये क्या है, देखिए इनको बोलते हैं बच्चों हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। हालांकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो टॉपिक है ये हम स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, क्योंकि अभी हमने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो एग्जैक्ट आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे है। बट बेसिक बेसिक क्या है इसके बारे में बेसिक देखते हैं कि अर्थ के ऊपर जब कोई देश होता है तो उसके ऊपर बच्चों कोई लाइन या कोई बॉर्डर नहीं होता, लेकिन जब हम उसको मैप के ऊपर बनाते हैं तो मैं लाइनें मार सकता हूं। तो अर्थ के ऊपर कुछ लाइनें ऐसे हैं इमेजिनरी जो ग्लोब के ऊपर हम बनाते हैं, और कुछ लाइनें ऐसे हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो जो लाइन लेटी हुई है या पड़ी हुई या हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं बच्चों लैटिट्यूड्स, और जो नॉर्थ से साउथ या फिर वर्टिकली लाइंस हैं या खड़ी हुई लाइन जिनको हम कई बार बोल देते हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये बेसिक है। और याद रखिए ये इमेजिनरी लाइन है, ये हमने ग्लोब के ऊपर बनाई है। अब इंडिया है, मान लीजिए बच्चों ये अपना इंडिया है। अब इंडिया में बच्चों मान लीजिए ये इंडिया का आखिरी पॉइंट है, तो यहाँ से बाय चांस कोई ना कोई लाइन तो मैप के ऊपर बन जाएगी ना, ऐसे जो ऐसे कुछ बनेगी। तो वो जो लाइन होगी, जैसे ये याद रखिए ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये लाइन ऐसे बनी हुई है, तो इस टाइप की जो लाइनें हैं ये मैप के ऊपर बनाई जा सकती है और हर लाइन का एक नंबर होता है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड का नंबर है बच्चों वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो मोटा मोटा ये जो नीचे वाली लाइन बच्चों मैंने बनाई थी, एक मिनट जरा, ये वाली लाइन है और जो ऊपर लाइन ऐसे बनेगी, इन लाइनों का नंबर होगा, हर लाइन का नंबर होगा। तो ये मान लीजिए, हालांकि ये जैसे ये है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, तो ऊपर वाली जो होगी वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ऐसे होगी, ये कुछ होता है। बट अभी के लिए क्योंकि आपको ज्यादा डिटेल नहीं पता, तो आप सिर्फ ये नंबर याद रखिए ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि ये क्या है। फिर एक और चीज बच्चों, अगर आप एक चीज नोट करो कि इंडिया का ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहां से आप एक लाइन ऐसे खींच के इंडिया के इस हिस्से के साथ मिला दो, और इंडिया का जो ये नॉर्थ मोस्ट हिस्सा है इसको खींच के आप इंडिया के साउथ के हिस्से के साथ मिला दो। तो बेसिकली आपको इंडिया नॉर्थ साउथ में लंबा कितना है और ईस्ट वेस्ट में चौड़ाई यानी विड्थ इंडिया की कितनी है ये पता लग जाएगा। और इसी को बच्चों हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और ईस्ट, सॉरी, वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट या ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। आपको पता लग जाएगा ईस्ट टू वेस्ट में इंडिया की विड्थ कितनी है। तो एग्जैक्ट नंबर्स में अगर हम देखें कि नॉर्थ से साउथ में इंडिया की जो टोटल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। तो इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो है 3214 किलोमीटर, और इंडिया का जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है वो है 2933 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट नंबर वैसे एग्जाम में नहीं आता, बट कई बार स्टेट एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नॉर्थ टू साउथ इंडिया की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है। तो ये एग्जैक्ट बच्चों जो वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं, अगली चीज को डिस्कस करते हैं, और वो है इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। अब देखिए अगर एग्जाम में कभी भी आ जाए कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से पूछेगा कि एरिया के हिसाब से। तो याद रखिए अगर ज्योग्राफी में कहीं भी मेंशन नहीं है कि सबसे बड़ा बताइए एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज, बाय डिफॉल्ट वो क्या पूछना चाह रहा है, एरिया वाइज। अगर वो मेंशन करे कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में आजकल कई बार ये पहले भी आते थे, आजकल भी ये क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। तो चलिए दोस्तों पहले आप डिस्कस करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया वाइज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट की। तो सारी दुनिया को बच्चों एक चीज पता है कि जब आप लार्जेस्ट पढ़ते हो, राजस्थान भारत का लार्जेस्ट एरिया वाइज स्टेट है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट। और स्मॉलेस्ट की अगर आप बात करोगे तो गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है एरिया वाइज। ठीक है, अब बच्चों पहले क्या होता था, सिर्फ आप ये राजस्थान याद कर लो काम चल जाए, गोवा याद कर लो काम चल जाए। आजकल क्वेश्चन थोड़े और डिफिकल्ट आने लग गए हैं। उसमें वो कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि
इनमें से कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है, यानी वो आपको चार ऑप्शन देगा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, और वो चार ऑप्शन देगा और उसमें राजस्थान ऑप्शन ही नहीं होगा, यानी राजस्थान के अलावा चार स्टेट। तो इसीलिए आपको अगले दो तीन स्टेट का पता होना चाहिए कि अदर देन राजस्थान इंडिया में टॉप मोस्ट 2-3 स्टेट और कौन कौन से हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद महाराष्ट्र का साइज सबसे बड़ा है। तो अगर सबसे बड़ा स्टेट पूछे, राजस्थान ऑप्शन ना हो, तो आंसर या मध्य प्रदेश होगा या महाराष्ट्र, डिपेंड करता है कौन सी ऑप्शन है। सेम अगर आप स्मॉलेस्ट की बात करो तो गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा जो इंडियन स्टेट है वो सिक्किम है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट, कि पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा और छोटा स्टेट कौन सा है। तो ये भी बच्चों मेरे ख्याल से आप सबको पता है कि एरिया वाइज इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, और सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन वाइज है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे पॉपुलेशन वाइज है बिहार, और एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो वो सिक्किम है। देखिए सिक्किम एरिया वाइज दूसरा सबसे छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज छोटा ये क्यों है, क्योंकि गोवा एक प्लेन एरिया है, थोड़ा सा काफी एरिया गोवा का प्लेन है, तो गोवा की पॉपुलेशन ज्यादा है। सिक्किम हिली एरिया है तो वहां की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली कम है। तो जनरली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो स्टेट का आता है, या तो पॉपुलेशन वाइज है, एरिया वाइज। यूनियन टेरिटरी के रूटीन में कभी क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यूटी की अगर मैं बात करूं, लार्जेस्ट एरिया वाइज इंडिया में यूटी है लद्दाख, और स्मॉलेस्ट यूटी है लक्षद्वीप। और अगर आप पॉपुलेशन वाइज बात करो, पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट यूटी है दिल्ली और स्मॉलेस्ट यूटी है लक्षद्वीप। तो इसमें एक आसान बात क्या हो गई कि यूटी में एरिया वाइज पूछे या पॉपुलेशन वाइज पूछे, दोनों में बच्चों जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, लक्षद्वीप होगा। ठीक है, तो ये बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो या आप एसएससी के कोई ऐसे एग्जाम दे रहे हो जनरली जहां पे जीएस उतनी टफ नहीं आती, जैसे जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, इस टाइप के एग्जाम, या रेलवे का एग्जाम हो गया, ऐसे ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी आता है। फिर एक और क्वेश्चन है जो इसी चीज से बनता है, वो जनरली आता है बच्चों टीयर 2 के एग्जाम्स में, अगर वहां पे जीएस आ रही है, या वो पेपर जिसमें जीएस बहुत हाई लेवल की आती है। उसमें क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन देगा कि विच सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑन बेसिस ऑफ एरिया, कि एरिया के बेसिस पे वो आपको चार स्टेट के नाम देगा, आपको ये देखना होगा कि किसका एरिया बड़ा है, फिर उसके बाद और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसे सीक्वेंस लगाना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एटलीस्ट ऊपर वाले तीन और नीचे वाले दो पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। और ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें कई बार नंबर 4 नंबर 5 भी याद करना पड़ जाता है। अगर आप स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको नंबर 4 नंबर 5 यहाँ पे पता होना चाहिए, ताकि इस टाइप का जो मुश्किल सवाल आए आप उसको कर पाओ। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो आप लोगों ने कई बार बच्चों ये नाम बचपन से अब तक सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो डिस्कस करते हैं बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो सबसे पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक इमेजिनरी लाइन है, और इमेजिनरी लाइन ऑब्वियसली बच्चों अर्थ के ऊपर तो होगी नहीं, तो ये मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर बनाते हैं। और इस लाइन का जो नंबर है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इट मीन ये लैटिट्यूड है, याद रखिए। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में हम इसको अलग से पढ़ते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंडिया को लगभग दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी ये इंडिया के लगभग बीच में से जाती है, और इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है। तो इंडिया को बीच में से काटेगी और इंडिया के 8 अलग अलग स्टेट से पास होगी। अब पहले क्वेश्चन क्या आता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिवाइड इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आंसर होता था, बात खत्म। कुछ पेपरों में आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नंबर क्या है, बात खत्म। आजकल क्वेश्चन क्या आता है कि आपको वो 4 स्टेट के नाम देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती। तो अभी हमने पढ़ा कि ये टोटल 8 स्टेट से पास होती है, तो आपको 8 के 8 स्टेट का नाम पढ़ना पड़ेगा, और वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट हो गए हमारे। 8 के 8 स्टेट का नाम याद करना जरूरी है बच्चों, और दूसरा याद भी नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किससे क्रॉस करते किससे नहीं करती। कई बार क्वेश्चन क्या आता है
कि वो 4 स्टेट का नाम देगा। मान लीजिए उसने नाम दिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, 4 स्टेट का नाम दिया। अब बोलेगा वेस्ट टू ईस्ट के सीक्वेंस में लगाओ कि पहले किससे पास होगी फिर किससे पास होगी। अब इसके लिए मैंने आपको शुरू में कहा था मैप याद करना जरूरी है, तो एक बार बच्चों हम इस मैप को देखते हैं। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली बच्चों, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये इंडिया को लगभग 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, तो बिल्कुल 2 डिवाइड इक्वल। देखो आप ध्यान से देखो, इस लाइन से ऊपर का हिस्सा ये वाला और इस लाइन से नीचे का हिस्सा लगभग हाफ है। दूसरा, किन किन स्टेट से क्रॉस कर रही है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बच्चों अगर आपको मैप याद होगा ना कौन सी स्टेट कहां पे है, बस आपको ये याद रखना गुजरात और मध्य प्रदेश की जो एक स्ट्रेट लाइन में कौन कौन सा स्टेट है उनसे पास होगी। मैं आपको कहूं कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तेलंगाना से पास हो रही है, अब आप सोचोगे हो रही है, आप कोई ट्रिक याद कर लोगे इंटरनेट पे से कहीं से जाके, यूट्यूब पे कोई टीचर ट्रिक पढ़ा रहा हो आप याद कर लोगे। याद रखिए जीएस में ट्रिक नहीं चलती, क्योंकि अगर आप जीएस को ट्रिक से याद करने लग गए आप पेपर में भूल जाओगे। लेकिन आप मैप याद कर लो, देखो एक ही तो मैप याद करना, आधी चीजें तो सॉल्व हो रही है आपकी। तो आपको पता है तेलंगाना कैसे, तेलंगाना तो नीचे है गुजरात से, वो डायरेक्ट एक स्टेट लाइन में नहीं है, तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था मैप याद करना जरूरी है, ताकि आप इन चीजों को आसानी से याद कर पाओ। जैसे अगर आप मैप याद नहीं करोगे आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आप मैप याद करोगे तो आपको पता है गुजरात की स्टेट लाइन में जो भी होगा वो सारे है, बात खत्म, सिंपल। ठीक है, तो ये बच्चों हो गए हमारी 8 स्टेट जो बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनसे क्रॉस करती है। फिर बच्चों कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसी सिटी से क्रॉस करती है? नहीं बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसी सिटी के बीच में से क्रॉस नहीं करती। लेकिन अगर तला वो बच्चों कैपिटल सिटी है किसी स्टेट की जो उसके क्लोजेस्ट है, तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, उसके क्लोजेस्ट है। और उदयपुर जो कि त्रिपुरा के अंदर एक सिटी है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट सिटी है जो हो सकती है। यानी अगरतला कैपिटल सिटी सबसे क्लोज है, और नॉर्मल सिटी में उदयपुर में एक सिटी है जो त्रिपुरा में है, वो इसके सबसे ज्यादा नजदीक है, बट ये एग्जैक्ट सिटी के बीच में से नहीं निकलती। नेक्स्ट बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसी ही एक और लाइन है, उसका नाम है इंडियन टाइम मेरिडियन। इसको हिंदी में कई बार हम भारतीय समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, भारतीय समय रेखा। अब बच्चों आप एक चीज सोच के देखिए, अगर आपकी घड़ी में अभी 2:20 हुए तो 2:20 क्यों है, 4 क्यों नहीं बजे हुए? या आप अभी अपनी बुआ के लड़के को या आपकी बुआ जी या मामा जी जो कनाडा गए हैं उनको फोन करोगे, उनका टाइम आपसे अलग क्यों है? क्योंकि अर्थ का टाइम डिसाइड होता है अर्थ के रोटेशन से। जैसे अर्थ बच्चों घूमती रहती है अपने चारों तरफ, उससे बच्चों दिन और रात का हिसाब किताब होता है, और उसमें टाइम को मेजर करने में कि कहां टाइम ज्यादा कहां कम, कितना ज्यादा कितना कम, उसके लिए बच्चों एक लाइन का यूज किया जाता है जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और उन्हीं में से एक लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का टाइम बताती है उसका नाम है बच्चों इंडियन टाइम मेरिडियन, जिसको बोलते हैं भारतीय समय रेखा। और इसका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट बच्चों इसका ये नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो लाइन है इज द टाइम लाइन या टाइम जोन ऑफ इंडिया, यानी ये लाइन डिसाइड करती है टाइम ऑफ इंडिया। फिर बच्चों ये जो इंडियन टाइम मेरिडियन है, ये इंडिया के 5 अलग अलग स्टेट से गुजरती है। आपको उन 5 स्टेट का नाम पता होना चाहिए, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये जो मेरिडियन है, ये जो लाइन है, ये मिर्जापुर और नैनी से पास होती है जो इलाहाबाद के पास है। आजकल इलाहाबाद का नाम बच्चों क्या कर रखा है? प्रयागराज। ठीक, अब इसको हम इसी मैप में अगर देखने की कोशिश करें, तो मान लीजिए बच्चों ये जो लाइन है ये जिन 5 स्टेट से गुजर रही है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो वो यहाँ पे बच्चों कहीं पे बन सकती है, ऐसे कहीं पे। ठीक है, तो ऐसे इस तरह की लाइन बनेगी, तो ये हो जाएगी इंडियन टाइम मेरिडियन। अब क्वेश्चन है बच्चों कि ये यहीं से क्यों बनी है? मैं तो इसको यहाँ बंगाल के ऊपर से बनाऊंगा, या मैं तो इसको राजस्थान गुजरात में से बनाऊंगा। ये इंडियन टाइम मेरिडियन जो है मैंने यहीं क्यों बनाया है, उसका रीजन क्या है? इसको समझने के लिए बच्चों एक चीज समझते हैं कि टाइम का जो असली सिस्टम है वो है सूरज उग रहा है या सूरज डूब रहा है, दिन और रात। वो नेचुरल टाइम का बेस्ट बच्चों सिस्टम है।
और हमारा जो घड़ी का टाइम होता है वो भी दिनों रात के हिसाब से हम चेक करते हैं। सुबह होगी दिन निकलेगा, हमारे ऑफिस स्कूल लगेंगे, शाम होगी रात हो जाएगी, घर पे खाना खा के सो जाएंगे। ठीक है। अब नेचुरली याद रखिए, इंडिया बच्चों क्योंकि बहुत बड़ा है विड्थ में, तो प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है ना, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पे सुबह सूरज जो उगने का टाइम है मान लीजिए वो है सुबह के 4 बजे। और अगर आप कंपेयर करो इंडिया के इस हिस्से से, यहां पे सूरज उगने का टाइम है सुबह के 6 बजे। यानी सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है और ईस्ट वेस्ट इंडिया की चौड़ाई जो है विड्थ काफी ज्यादा है, तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है, यहां सूरज सुबह 4 बजे निकल जाता है, और ये जो हमारा ये हिस्सा है यहां सूरज सुबह 6 बजे निकलता है। तो इंडिया के इस हिस्से में और इंडिया के इस हिस्से में, गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में अगर मैं कंपेरेटिवली बात करूं, तो 2 घंटे के नेचुरल टाइम का डिफरेंस है। क्यों? ज्योग्राफी की वजह से। एक ईस्ट में काफी ज्यादा है, ईस्ट में सूरज हमेशा पहले निकलता है, गुजरात वेस्ट में बहुत दूर है तो वहां थोड़ा लेट निकलता है। ठीक है, नेचुरली है। अब प्रॉब्लम क्या है, नॉर्थ ईस्ट का टाइम पहले होगा, गुजरात का टाइम बाद में होगा। यानी नॉर्थ ईस्ट में सुबह जल्दी हो जाएगी, स्कूल ऑफिस जल्दी खुलेंगे, गुजरात में लेट खुलेंगे। बट बच्चों ज्यादातर जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो सारे आपस में कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बैंक खुल जाएं और इधर वाले बैंक खुले ना, आपस में ट्रांजेक्शन कैसे होगा। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि हम एक टाइम रखते हैं ताकि सबके लिए बराबर टाइम हो, और ना अरुणाचल वालों का नुकसान हो ना गुजरात वालों को जल्दी उठना पड़े। इसके लिए इन दोनों जगहों के लगभग बीच में बच्चों फिर हमने टाइम लाइन ले लिया, ताकि ओवरऑल इन दोनों जगहों के लोगों को अपने अपने टाइम के साथ एडजस्ट करने में कोई इशू ना आए। तो इसलिए हमने लगभग इनके बीच की लाइन ली है। ठीक है, तो आप मैप पे देखोगे लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली इनके बीच की टेरिटरी है। ठीक है, तो ये है बच्चों इंडियन टाइमलाइन, और इसका नंबर जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, दोबारा इंडिया के मैप पे आते हैं। अब इंडिया के मैप में एक चीज अब हम जो नोट करेंगे वो इंडिया के नेबर्स कौन कौन से, हमारे पड़ोसी कौन कौन है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान के साथ छोटा सा बॉर्डर रहता है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये वो हमारे नेबर्स है जिनके साथ हमारी लैंड टू लैंड टच होती है। फिर बच्चों श्रीलंका भी वैसे तो हमारा पड़ोसी है, बट हमारे और श्रीलंका के बीच में देखो पानी है। फिर यहाँ पे भी हमारा एक पड़ोसी है बच्चों, वो इस मैप में नहीं है, वो है मालदीव्स। मालदीव्स भी हमारा पड़ोसी है, यहाँ पे जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है ना बच्चों, उसके साथ उसका नेबर है मालदीव। तो वैसे तो इंडिया के 9 पड़ोसी है, बट अगर मैं लैंड की बात करूं तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नेबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं जमीन टू जमीन की बात करूं। अब इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कई टाइप के आते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है लैंड बाउंड्री का, कि इनमें से किस देश के साथ इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है सबसे बड़ी है, सबसे कम है, कैसी है। तो इस टॉपिक को बच्चों हम सिंपल वर्ड्स में बोल देते हैं लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो टॉपिक का नाम है बच्चों लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो है अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर, मीन 15,200 किलोमीटर हमारी ओवरऑल लैंड बाउंड्री है, जो कि हम शेयर 7 कंट्रीज के साथ करते हैं। और वो कंट्रीज हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब पेपर में से क्वेश्चन आता है किस देश के साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री सबसे लंबी है, और क्लियरली क्योंकि नंबर्स बच्चों साथ के साथ लिखे हुए हैं, तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। कितना, अप्रोक्सीमेटली 4090 किलोमीटर। और स्मॉलेस्ट जो हमारा बॉर्डर है वो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। इसको हम लिख देते हैं शॉर्टेस्ट बॉर्डर। तो हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, शॉर्टेस्ट बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर बांग्लादेश कैसे हो सकता है, चाइना तो बड़ा है। क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो आप कहोगे सर देखो चाइना के साथ तो कितनी लंबी बाउंड्री है, तो आप कहोगे सर चाइना के साथ यहां से यहां तक है। बट याद रखिए बीच में ये वाला हिस्सा बच्चों नेपाल का है, प्लस बांग्लादेश जो है बच्चों वो लेंथ वाइज हमें छोटा दिखता है, बट आप बांग्लादेश को देखिए वो ऐसे बच्चों ऐसे बाउंड्री बनी हुई है, तो इसीलिए बांग्लादेश के साथ ज्यादा है। तो याद रखिए बांग्लादेश के साथ ज्यादा है, चाइना की है बच्चों उससे थोड़ी कम।
3488, फिर पाकिस्तान की 3323। तो नंबर 2 पे चाइना के साथ है, नंबर 3 पे पाकिस्तान, नंबर 4 पे नेपाल के साथ। ये तो आसान क्वेश्चन जो आता है, जैसे इसमें या तो बांग्लादेश आंसर आएगा, या आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर लॉन्गेस्ट कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, और उसमें ऑप्शन होगी चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। तो भी आसान होगा, आप कर सकते हो, आपको पता चाइना है। मुश्किल क्वेश्चन बच्चों जो से डिफिकल्टी वाला आता है वो ये आता है कि वो आपसे स्टेट पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद म्यांमार, कि इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री या सीमा साझा नहीं करता या शेयर नहीं करता। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कौन शेयर करता है कौन शेयर नहीं करता। तो चलिए बच्चों बात करते हैं कौन कौन सा हमारा स्टेट या यूटी किस किस देश के साथ बाउंड्री पे है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन है। तो बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। चाइना के साथ लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, और अफगानिस्तान के साथ लद्दाख। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो इतने नाम हो गए, कैसे याद करें। तो याद रखिए बच्चों, अगर आप इन नाम को रट्टा मार के याद करने लग गए तो आप तरीका ही गलत यूज कर रहे हो। देखिए अभी मैंने आपको 10-15 मिनट पहले कहा था मैप याद करो। अगर आपको बेसिक मैप याद है, आप बड़े आराम से बता सकते हो कौन किस देश के साथ बाउंड्री पे है, कौन किस देश के साथ बाउंड्री पे नहीं है। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन क्या है, ये नाम आप अपनी कॉपी पे लिखिए। उसके बाद पिछले वाला जो हमने मैप देखा था, ये वाला मैप खोल लीजिए और फिर इसमें देखना शुरू करो, अच्छा इस देश के साथ ये बाउंड्री पे है, इस देश के साथ ये बाउंड्री पे है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में मैप ऑटोमेटिकली छपाएगा, आपको पता लग जाएगा अच्छा ये तो आंसर नहीं है। जब तक आप इसको रट्टे मारोगे बच्चों, शॉर्टकट ढूंढोगे, नहीं याद होगा। और आप सोच के देखिए, इसमें आपको 6 शॉर्टकट याद करने पड़ जाएंगे। तो याद रखिए मैप के साथ इसको टैली कीजिए, इसको पढ़ने के बाद आप मैप देखिए, आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें नोट करने वाली चीज क्या है, नोट करने वाली बच्चों इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि वेस्ट बंगाल यहां पे भी है, वेस्ट बंगाल यहां पे भी है, और वेस्ट बंगाल यहां पे भी है। वेस्ट बंगाल 3 अलग अलग देशों के साथ बाउंड्री पे है। सेम बच्चों अगर आप देखोगे लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। उसके अलावा अगर आप और नोट करो सिक्किम को देखते हैं, एक सिक्किम यहां है, फिर सिक्किम यहां पर भी है, और सिक्किम यहां पर भी है। तो ये भी हो गया। और अगर आप थोड़ा नोट करो तो अरुणाचल प्रदेश यहां पर है, अरुणाचल प्रदेश यहां पर है, अरुणाचल प्रदेश यहां पर है। तो इंडिया के 4 ऐसे स्टेट या यूटी हैं जो 3 अलग अलग देश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख। ये बस यहां से आपको याद करना है, बाकी मैप याद करोगे, इसको मैप से टैली करो, आपको अपने आप याद हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिए रट्टा बार बार मारना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है अभी रट्टा मारोगे सारी उम्र याद रहेगा। क्या पता पेपर से आने से पहले रिवाइज करना भूल जाओ, याद ना रहे। बट मैप एक ऐसी चीज है जो हमेशा याद रहती है। रीजन बिंग, पिक्चर को हमारा दिमाग बच्चों इजिली स्टोर करता है, इसलिए पिक्चर देखो, मैप देखो, आपको ज्यादा जल्दी याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करता है कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। कोस्ट लाइन मतलब समुद्री एरिया, समुद्री तट। अब बच्चों अगर आप एक चीज देखिए, इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं बच्चों जो कोस्ट के साथ, समुद्र के साथ लगते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इधर गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर बच्चों राइट साइड में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। याद रखिए यहाँ पे जो त्रिपुरा, मिजोरम है बच्चों ये नहीं लगते, बीच में बांग्लादेश आ जाता है। इसको यूज करते हैं तो यहां से आपको और क्लियरली दिखेगा कि त्रिपुरा मिजोरम के बीच में याद रखिए क्या आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है। अब बच्चों इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा ये जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब बच्चों ये वाला इलाका जो जमीन ओशन या सी के साथ लगातार टच होती है, इसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। हिंदी में इसको समुद्री रेखा, समुद्री तट बोल देते हैं। तो इंडिया की बच्चों टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, समुद्री रेखा कितनी है, और कौन कौन से स्टेट
जो है जिनकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है बच्चों 11,098.81 किलोमीटर, यानी 11,098.8 किलोमीटर। और ये टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी जो है वो कोस्ट के ऊपर है। आप याद रखिए, आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे 6 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अलग नोटिफिकेशन आई जिसमें उन्होंने ये कोस्ट लाइन दी है। इससे पहले बुक्स में जो हम कोस्ट लाइन पढ़ते थे या ओवरऑल पढ़ते थे वो थी 7,516.6 किलोमीटर। तो ओरिजिनली आज से कुछ साल पहले तक बुक्स में ये होती थी, बट 6 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने कोस्ट लाइन को जो मेजर किया वो दोबारा अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ किया, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई थी। उन्होंने थोड़ा नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस कोस्ट लाइन को मेजर करा जो है 11,098.8 किलोमीटर। और ये 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी शेयर करते हैं अलग अलग लेंथ के हिसाब से। अब फिर क्वेश्चन आता है कौन कौन से स्टेट कोस्ट के ऊपर है। हमने ऑलरेडी देखा था गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये सारे तो हैं वेस्टर्न कोस्ट पे यानी वेस्ट की तरफ। फिर है बच्चों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये है बच्चों ईस्टर्न कोस्ट पे यानी पूर्व की तरफ, ईस्ट कोस्ट पे। फिर यूटी कौन कौन से हैं, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली। अब इनको एक बार देखते हैं बच्चों कि ये कहां कहां पर है। तो उसके लिए एक बार जरा इस मैप को थोड़ा सा साफ करते हैं। चलिए, अब इसमें से 2 यूटी तो देखना बच्चों बहुत आसान है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये बच्चों अंडमान निकोबार है, देखिए ये वाला, और यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट छोटे छोटे आइलैंड है और लक्षद्वीप है। पुडुचेरी ये है बच्चों। तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में बेसिकली 4 पार्ट हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो बच्चों ये 4 हैं, तो पुडुचेरी भी कोस्ट के ऊपर लगती है। फिर ये बच्चों दीव आइलैंड है, और यहाँ पे दमन है बच्चों। दमन दीव वाला हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा आता है। तो ये लोकेशन बेसिकली इन पे आप मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे पुडुचेरी, यहाँ पे लक्षद्वीप, इधर ये चारों यहाँ पर है। तो ये भी सी के साथ कोस्ट के ऊपर है, तो कोस्ट लाइन इनकी भी बनेगी। तो ये 4 हो गए। अब इनसे क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो बच्चों पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है खासतौर पे स्टेट एग्जाम में, इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, वो है 11,098.81 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन आता है कितने स्टेट और यूटी है, 9 और 4, ये भी हो गया। फिर क्वेश्चन आता है कि स्टेट में सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, स्टेट में, 9 स्टेट में। तो उसका आंसर बच्चों क्या होगा, गुजरात। तो गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग द स्टेट, यानी अगर आप स्टेट की बात करोगे तो गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। यानी गुजरात के बाद सबसे लंबी किसकी है, तमिलनाडु, और उसके बाद आता है बच्चों आंध्र प्रदेश। यानी अगर आपसे पूछ ले कि स्टेट में सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसके, आंसर गुजरात है। गुजरात ऑप्शन ना हो तमिलनाडु, तमिलनाडु ऑप्शन ना हो तो आंध्र प्रदेश। फिर ओवरऑल इंडिया में सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन आपको पता होनी चाहिए वो है बच्चों अंडमान और निकोबार की। अंडमान निकोबार की 3083.5 किलोमीटर है, इंडिया में ओवरऑल सबसे बड़ी, यूटी स्टेट को मिलाकर। बट अगर आप सिर्फ स्टेट काउंट करोगे तो आंसर गुजरात होगा। तो आपको ये देखना है अमंग स्टेट्स है या ओवरऑल पूछा हुआ है। लेकिन आप सोचो अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार है तो ऑब्वियसली उसको पता अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी, आंसर अंडमान निकोबार होगा। ठीक है, तो ये बच्चों कोस्ट लाइन रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज जो पता होनी चाहिए, कई बार पेपर में पता क्या क्वेश्चन आता है कि इंडिया में वो आपको 4 स्टेट देंगे, कोई भी एनी स्टेट, मान लीजिए मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और यूपी, और आपसे पूछेंगे ये बताओ इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जिसके सबसे ज्यादा नेबरिंग स्टेट है। नेबरिंग स्टेट मतलब आसपास सबसे ज्यादा स्टेट है दूसरे। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों कई बार पेपर में आ जाता है, और इसका भी आपको पता होना चाहिए। यहां से एक पॉइंट है डिस्कस करने वाला, वो पॉइंट क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जिसके आस पड़ोस में नेबर सबसे ज्यादा है, तो आप में से ज्यादातर सोचेंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि बीच में है तो आसपास सबसे ज्यादा होंगे। बट रियलिटी में आंसर कुछ और है बच्चों। तो याद रखिए, इंडिया में यूपी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। यूपी की याद रखिए सबसे ज्यादा नेबरिंग स्टेट है, कितनी, 8, 8।
बाकी सबकी किसी की 7, 6, 5 ऐसे हैं। जैसे मध्य प्रदेश हमें लगता है, तो राजस्थान एक हो गई, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और गुजरात, 5 बच्चों से। यूपी की 8 है। फिर क्वेश्चन आज सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम है बच्चों सिक्किम की और मेघालय की। तो मैप में अगर आप उनकी लोकेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिक्किम एंड मेघालय ईच हैज ओनली वन नेबरिंग स्टेट। इन दोनों की सिर्फ एक एक नेबरिंग स्टेट है बच्चों। एक है सिक्किम की है वेस्ट बंगाल, और एक है मेघालय की है असम। बाकी इनके जैसे मेघालय के तो तीन तरफ, दो तीन देश हो गए, एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान, ऊपर चाइना। मेघालय के बच्चों दो तरफ बांग्लादेश है, दो तरफ असम है, तो इसलिए बच्चों इनका एक एक है। कई बार याद रखिए यूपी और सिक्किम मेघालय कुछ नहीं आता, वो आपको नॉर्मल कोई भी 4 स्टेट पूछ लेंगे, उसके लिए मैप आना जरूरी है। कई बार ये क्वेश्चन भी, जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जिसके 3 तरफ बांग्लादेश लगता है। ठीक है, तो ये भी आप मैप से देख सकते हो, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैप आप स्टडी करोगे आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। लास्ट चीज बच्चों जो हमें इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए वो है इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब आखिरी पॉइंट। जैसे ये एक मार्कर है, इसके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट या आखिरी बिंदु, आखिरी छोर, जिसको हम कई बार बोल देते हैं। तो इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट के नाम बच्चों फिक्स हैं, वो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। जैसे इंडिया का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कोल ईस्ट, ये लद्दाख में है। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट इसका नाम सिर्फ इंदिरा कोल होता है, तो इंदिरा कोल ईस्ट लद्दाख में। सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, ये अंडमान निकोबार में है। और ये बच्चों जमीन के ऊपर था, ये पानी में डूबा हुआ है। 2004 में सुनामी आई तो पानी के अंदर डूब गया। बुक में आज ही बच्चों हम आज भी इसी पॉइंट को लिख रहे हैं। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कीबिथू अरुणाचल में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गोरमुटा गुजरात में। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। अब जरा एक मैप देखते हैं बच्चों, ये मैप है इंडिया का। अब इस मैप में बच्चों ये जो हमारा वेस्ट में पॉइंट रेड कलर से बना रखा है, ये वाला, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो डन है, ये तो डन हो गया। ईस्ट मोस्ट पॉइंट बच्चों हमारा ये है जो असली है, बट चाइना बोलता है ये हमारी टेरिटरी है, तो ये है बच्चों किबिथू। साउथ में अगर आप जाओगे, साउथ में इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है बच्चों वो ये है अंडमान निकोबार में नीचे की तरफ। लेकिन जो मेन इंडिया है वो तो यहाँ पे खत्म है, अंडमान निकोबार तो थोड़ा सा देखो नीचे की तरफ जा रहा है। तो मेन इंडिया का आखिरी पॉइंट ये है, ये बच्चों कन्याकुमारी है। तो अगर आपसे पूछ ले इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, आंसर होगा इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है। बट अगर ये पूछे मेनलैंड इंडिया का साउथ मोस्ट कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी है। ठीक है, तो याद रखिए अगर सिंपल पूछ रखे इंडिया का तो आंसर पिगमेलियन या इंदिरा पॉइंट होगा। और ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट है, इट मीन आंसर वही है। बाय चांस अगर ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट नहीं है तो आंसर होगा कन्याकुमारी। फिर नॉर्थ की तरफ चलते हैं। इंदिरा कोल बच्चों यहां पर है, ये जो मैं ब्लैक से बच्चों सर्कल मार रहा हूं यहाँ पे, इंदिरा कोल यहाँ पे है। बट लॉजिकली देखा जाए तो इंडिया ये भी तो है, ये भी तो हमारा ही इंडिया है बच्चों, जो ये वाला पोर्शन है। तो इंडिया का नॉर्थ मोस्ट असल पॉइंट यहां होना चाहिए, इसका नाम है बच्चों किलिक पास। तो लॉजिकली तो यही होना चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स में बच्चों हम हमेशा क्या लिखते हैं, इंदिरा कोल। बट याद रखिए किलिक पास इंडिया का नॉर्थ मोस्ट रियल ज्योग्राफिकल पॉइंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आंसर होगा इंदिरा कोल। ठीक है, तो ये बच्चों पॉइंट यहां पर खत्म होता है। तो ये था बच्चों हमारा ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक। बहुत आसान है, इंडिया की बेसिक ज्योग्राफी है। और अगर इस टॉपिक को आपको अच्छे से महारत हासिल हो जाए, आप बेसिक पढ़ लो कि हाँ ये हो गया, डन हो गया, इसके बाद आने वाले जो ज्योग्राफी के टॉपिक है वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो मेरी आपको सजेशन क्या रहेगी, इस टॉपिक को पढ़िए, इंडिया के मैप को अच्छे से याद करिए और उसके बाद आप अगले टॉपिक पे चलिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।